क्या श्योरिटी है कि आने वाले समय में नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन? क्या गलत कहा देवेंद्र सिंह राणा ने, अगर उन्होंने ये बात कही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बने? पे जहां जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टीज को कमजोर करना, जहां जहां पे भाजपा लगता है कि भाजपा हारेगी, वहां पे आजाद साहब का काम है कि वोट वहां पे काटना और भाजपा की हेल्प करना। ये इनका आपके उमर साहब का ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो तारीफ कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद साहब की कि उनके टेन्योर में जितने भी काम हुए थे, जितने भी कामों का उद्घाटन हुए थे, वही आज भाजपा जो है पूरे कर रही है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये गुलाम नबी आजाद साहब ने काम किया, वो काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, काम कांग्रेस पार्टी ने किए, इसमें कोई शक नहीं था। इस स्टेट को चलाया ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने है। चीजें तैयार जो की है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तैयार की है, तो हमने ये कभी नहीं कहा कि हमने अपने घर से लाके आपको दिया है। अब देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर यूथ लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस चनाब वैली इश्तियाक नायक साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ स्टार इंडिया में। थैंक यू। इश्तियाक साहब, आजकल जो सियासी सरगर्मियां हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, और आरोप लगाने वाले कोई और नहीं हैं, आपके ही पुराने साथी देवेंद्र राणा जी ने काफ़ी सारे खुलासे किए हैं। कैसे देखते हैं? और उन्होंने तब की बात की है जब वो एनसी के बहुत बड़े जम्मू प्रोविंस के एक पिलर के रूप में काम करते थे, और तब की उन्होंने बात की है कि किस तरह से आपके जो सीनियर नेता हैं वो भाजपा से तालमेल करने के लिए जो है दिल्ली की ओर रुख करते थे या समर्थन लेने देने की बात करते थे। देखिए, जहाँ तक देवेंद्र सिंह राणा जी का ताल्लुक है, देखिए वो पार्टी में तो नहीं है, पार्टी से वो निकल चुके हैं, और ये एक कॉमन सेंस है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ही बोलेंगे, क्योंकि अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा नहीं है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी कि ऐसे हुआ, बोलना एक अलग चीज है, सच या झूठ बोलना एक अलग चीज है। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, अब वो पार्टी में नहीं है, पार्टी से अलग होकर वो ऐसे ही बोलेंगे। सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये बताइए आप। मैं वहीं पे आ जाता हूँ। उनकी वो वाली स्टेटमेंट भी देखिए, जब वो कहते थे भाजपा यहाँ से 370 हटाएगी, इस जम्मू कश्मीर को बर्बाद करेगी, यहाँ पे हरियाणा के वो मुस्टंडे आएंगे, 10-10 फुटिये मुस्टंडे आएंगे, उनकी वो वाली स्टेटमेंट ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वो पार्टी में नहीं है, पार्टी से निकल चुके हैं, वो एक अलग है। तो ये जाहिर सी बात है, वो सच बोला है या झूठ बोला है? ये तो सरासर झूठ बोला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐसा कोई मसला ही नहीं है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि जैसे वो बोल रहे थे कि कोई अगर चाहे तो मैं फिर उनको प्रूफ दे दूंगा। इतना टाइम किसके पास है कि वो देवेंद्र सिंह राणा के बजाय फिर उससे प्रूफ ले? कॉमन सेंस की नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो बोलती बंद है, कोई बात ही नहीं कर रहा है इस मुद्दे पे। उमर साहब ने भी इस चीज़ पे जवाब दिया है। हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है कश्मीर से, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर बात की है। और मैं भी इस चीज़ के ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो देवेंद्र सिंह राणा ने दी है, और एक कॉमन सेंस ये है कि वो पार्टी से निकल चुके हैं। उनकी मजबूरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलना। अगर नहीं बोलेंगे तो भाजपा में उनको हाइप नहीं मिलेगी, जिस चीज़ के लिए भाजपा ने उनको लिया है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो नागपुर वाले खुश कैसे होंगे, दिल्ली वाले उनसे खुश कैसे होंगे? आप कहना चाहते हो कि झूठ बोल रहे हैं? तो झूठ ही बोल रहे हैं। अब हमारी पार्टी से निकल गए हैं तो ये चीजें उनको तब बोलनी चाहिए थी ना, तब नहीं बोली। लद्दाख में जो हुआ था वो क्या था? वो सच नहीं था? देखिए, लद्दाख में क्या हुआ, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं था? बिल्कुल जम्मू कश्मीर का, लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, बिल्कुल। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि 14 में जब आपने भाजपा के साथ गठबंधन किया था तब जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं था? मैं वही बोल रहा हूँ कि जब देवेंद्र सिंह राणा ने ये कहा कि 14 में उमर साहब ये चाहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ सरकार बनाए। हालांकि इलेक्शन के फौरन बाद उमर साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि भाजपा के अलावा हर जमात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, भाजपा जैसी पार्टियों के लिए, कम्युनल पार्टियों के लिए हमारे दरवाजे खुले नहीं रहते। तो वहाँ कैसे दरवाजे खुल गए लद्दाख में? लद्दाख में कैसे हुआ, लद्दाख में क्या हुआ, वहाँ पे क्या मजबूरियां बनी। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के 2014 के इलेक्शन रिजल्ट की बात कर रहा हूँ कि जब रिजल्ट हुआ था, फाइनल हुआ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कितनी सीटें आई थी, उसी वक्त उमर साहब ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम किसी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, भाजपा के अलावा हर तंजीम के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन भाजपा जैसी पार्टी के लिए हमारे दरवाजे बंद रहते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आज़ाद साहब के एक स्टेटमेंट से हुई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करती है या आने वाले इलेक्शंस में करेगी, और उसके बाद देवेंद्र राणा जी का ये स्टेटमेंट आया। उसके बाद फिर आज़ाद साहब के बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए, या उनके जो बाकी स्पोक्स पर्सन हैं या बाकी लोग हैं उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो कैसे देखते हैं? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब की मजबूरी है, वो भी मैं समझता हूँ कि वो जो नागपुर से पर्ची आती है वही यहाँ पे बोलते हैं। आप इत्तेफाक देखिए कि एक दिन देवेंद्र सिंह राणा कोई चीज़ बोलते हैं,
दूसरे दिन इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलने के लिए गुलाम नबी आज़ाद आ जाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि गुलाम नबी आज़ाद की मंशा क्या है, वो जम्मू कश्मीर में करने क्या आए हैं। लेकिन उन्होंने तो उसके बाद यही कहा ना कि वो आपके पुराने साथी थे और उन्होंने आपका सच जो है वो बयां किया है। साथी किसके थे किसके नहीं थे, देखिए जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद साहब का ताल्लुक है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी स्टेटमेंट्स वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोले हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ वो वार करते हैं, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है, उस कांग्रेस को, जिस कांग्रेस ने उनको बनाया, जिस कांग्रेस में ये अपने पहला इलेक्शन जब इंद्रवाल से लड़े थे 700 वोट लेकर हारे थे, वहाँ 700 वोट मिले थे इनको पहले इलेक्शन में, फिर दिल्ली चले गए, कांग्रेस ने बगैर इलेक्शन जीते इनको पद देते गए, उनको भी असल में पता नहीं था कि ये लास्ट में करेंगे क्या। और आज़ाद साहब कितने बड़े लीडर हैं, वो 2014 के इलेक्शन में देखा था। 2014 के इलेक्शन में डॉक्टर जितेंद्र का राजनीतिक जीवन में कोई उनको जानता ही नहीं था कि डॉक्टर जितेंद्र कौन है, किसी को मालूम भी नहीं था कि डॉक्टर जितेंद्र कौन है। उस डॉक्टर जितेंद्र के खिलाफ गुलाम नबी आज़ाद 1 लाख वोट से हारे थे। वो कितने बड़े लीडर हैं वो सबको पता है, कभी इलेक्शन जीते ही नहीं, कांग्रेस के ऐसे पद पे चलते रहे और लास्ट में कांग्रेस को ही धोखा दिया। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, जब तक कांग्रेस की सरकारें बनती रही, तब तक मलाई खाते रहे। जब कांग्रेस का बुरा वक्त शुरू हो गया, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा बाबा अब तुमसे मेरा रास्ता अलग। वो भाजपा से मिलके जम्मू कश्मीर को तोड़ने के लिए पहुंचे, जम्मू कश्मीर में ये प्रोपोगंडा करने के लिए पहुंचे। और इससे साफ जाहिर होता है कि वो आए क्यों है, वो कांग्रेस छोड़कर जम्मू कश्मीर में करना क्या चाहते हैं। उन्हें ये पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद एक जमात है जम्मू कश्मीर के अंदर जो भाजपा के साथ अलायंस नहीं करेगी। जिस तरह से उमर साहब ने भी बिल्कुल साफ कर दिया कि भाजपा के लिए हमारे दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे, ना खिड़कियां खुलेंगी, ना कोई दरार इनके लिए हमारे पास इनके लिए है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब वोटर्स को कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे इसलिए तो नागपुर से वो यहाँ पे आए हैं। उनका काम है, जिस काम के लिए उनको यहाँ पे भेजा है, वो जब पर्ची नागपुर से आते हैं उनको बोलना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। नहीं तो जहाँ से उनके कनेक्शन खत्म हो जाएंगे, जो आज़ाद साहब खत्म करना नहीं चाहते। एक चीज, दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, 2 बार राज्यसभा मेंबर बने, 2 बार आप ये जो इनके जो चेले चपाटे बोलते रहते हैं हमारे इंटरनेशनल लीडर, शायद उनको ये चीज पता नहीं होगी कि आपका इंटरनेशनल लीडर जो है फारूक साहब की वजह से 2 बार राज्यसभा में बैठा, जहां वो अपोजिशन लीडर बना। आपको ये भी पहले पता करना चाहिए कि आपके इंटरनेशनल लीडर राज्यसभा में भेजे किसने। आज़ाद साहब को राज्यसभा पहुंचाने वाले हम लोग हैं, फारूक साहब की वजह से वो वहां पे पहुंचे, फारूक साहब की वजह से राज्यसभा मेंबर बने, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। ये चीजें जब उनको अपना मकसद था, जब अपने मकसद के लिए वो यहाँ फारूक साहब के पीछे घूम रहे थे, तब उनको नहीं लग रहा था कि ये भाजपा से मिले हुए लोग हैं, क्योंकि तब अपना मकसद था, तब राज्यसभा जाना था। राज्यसभा आप हमारी वजह से जाओ और वहां से मिलके जब वहां आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा और आके जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर इल्जाम लगाओ। ये चीजें बतलाती हैं कि एक इस इंसान का करैक्टर क्या है, कि जो इंसान 30-40 साल बगैर इलेक्शन जीते कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पे रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से राज्यसभा मेंबर बने और आके वहां से यहाँ पे आने के बाद फिर से जम्मू कश्मीर में प्रोपोगंडा चलाना शुरू किया। इससे उनकी मानसिकता पता चलती है कि ये कहाँ पे मिले हुए हैं, इनके तार कहाँ जुड़े हुए हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ कब गठबंधन करेंगे, कब वो सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे, करेंगे गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो लद्दाख में पहले ही कर रखा था। क्या श्योरिटी है कि आने वाले समय में नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन? क्या गलत कहा देवेंद्र सिंह राणा ने, अगर उन्होंने ये बात कही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बने, क्या गलत कहा? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ इलेक्शन कब होंगे, उनको कितनी सीटें आएंगी, कहाँ सरकार बनाएंगे, ये सबको पता है। गुलाम नबी आज़ाद ना यहाँ पे सरकार बनाने आए हैं, ना यहाँ पे वो हुकूमत बनाने आए हैं। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद वोटर्स को कंफ्यूज करने आए हैं, भाजपा की हेल्प करने आए हैं। जहाँ जहाँ भाजपा को लगता है कि वो हारेंगे, वहाँ से गुलाम नबी आज़ाद जो है बाकी पार्टीज़ का, यहाँ लोकल पार्टीज़ का वोट काटने आए हैं। उनका कोई सरकार बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका ताल्लुक है उनका जो वहाँ पे रेजिडेंस दिया हुआ, जो गवर्नमेंट कोठियों में बैठे हुए हैं, दिल्ली में जो कोठियाँ दी है, उन कोठियों को बचाने के लिए वो जम्मू कश्मीर आए हैं। यहाँ की पार्टीज को नुकसान करने के लिए यहाँ पे आए हैं। लोग तो उनको सीएम कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि वो मतलब दूसरों का वोट काटने के लिए आए हैं। अब जो उनके अनभक्त हैं वो तो बोलेंगे सीएम कैंडिडेट है, सीएम कैंडिडेट है। अब किसी के बोलने से सीएम कैंडिडेट थोड़ी ना होता है। सीएम कैंडिडेट तब पता चलेगा जब इलेक्शन होगा। जब इलेक्शन में लोग आपको वोट देंगे तब पता चलेगा कि आप सीएम कैंडिडेट हो या वोट कटर कैंडिडेट हो। और ये 100% है कि ये वोट कटर कैंडिडेट है। इनको सरकार बनाने से कोई मतलब नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है
उन जगहों पे जहां जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टीज को कमजोर करना, जहां जहां पे भाजपा लगता है कि भाजपा हारेगी, वहां पे आजाद साहब का काम है कि वोट वहां पे काटना और भाजपा की हेल्प करना। ये इनका मकसद आपके है। उमर साहब का ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो तारीफ कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब की कि उनके टेन्योर में जितने भी काम हुए थे, जितने भी कामों का उद्घाटन हुए थे, वही आज भाजपा जो है पूरे कर रही है। यही चीज है उमर साहब जो, देखिए उमर साहब की एक क्वालिटी है, वो हमेशा सच बोलते हैं, सच बोलते हैं। पिछली बार जब बाकी सब झूठ बोलते हैं, उमर नहीं, साहब और मैं फारूक साहब मैं सच आपको वही बोल रहा हूँ, जब पीछे कंट्रोवर्सी चली कि डिस्ट्रिक्ट उसने बनाए, तहसीलें उसने बनाए, फिर डीपीएपी के लोग उठे, नहीं सारे तहसीलें भी आजाद साहब ने बनाई, डिस्ट्रिक्ट भी उन्होंने बनाए, ब्लॉक भी, नयाबत भी। उमर साहब ने कहा नहीं, जो काम आजाद साहब ने किए हम उनको अपना नाम नहीं देंगे। गुलाम नबी आजाद ने डिस्ट्रिक्ट बनाए, हम एक्सेप्ट करते हैं कि गुलाम नबी आजाद ने बनाया, और उमर साहब ने बहुत सारी स्पीचेस में ये चीज बोली कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ये डिस्ट्रिक्ट बनाया है। लेकिन तहसील यूनिट, ब्लॉक्स, नायाबतें, ये सारी चीजें उमर साहब के टेन्योर में हुई। उमर साहब ने कहा कि ये मैंने बनाई है, ठीक है। तारीफ करना एक अलग चीज है कि उमर साहब ने जरूर कहा होगा कि उन्होंने काम किए उसमें, तब वो कांग्रेस में थे, और ये हम ये नहीं बोल सकते कि ये गुलाम नबी आजाद साहब ने काम किए, वो काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, काम कांग्रेस पार्टी ने किए, इसमें कोई शक नहीं था। इस स्टेट को चलाया ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने है, काम तो किए हैं, इसमें क्या दोहराई है। और वो काम कांग्रेस ने किए हैं। कोई गुलाम नबी आजाद साहब ने कोई कॉलेज या कोई घर से तो नहीं किसी को बना के दिया, स्टेट बजट से ही दिया होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घर से बना के दिया। कोई घर से नहीं देता। मैंने कब बोला कि कोई घर से, कोई भी पार्टी अपने घर से थोड़ी लगाती है। मैंने ये चीज थोड़ी बोली कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो चीजें बनाई वो घर से बनाई। यहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें तैयार जो की है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तैयार की है। तो हमने ये कभी नहीं कहा कि हमने अपने घर से लाके आपको दिया है, हमने नहीं कहा। हम तो स्टेट बजट से ही सारी चीजें बनी है। हम इस चीज को क्यों बोलेंगे कि ये हमने घर से बनाई? घर से कोई नहीं बनाता। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि घर से इन चीजों को कोई नहीं बनाता। और वही गुलाम नबी आजाद साहब को भी कहना चाहता हूँ कि जब आप कांग्रेस में थे, वो क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस के होते हुए जब आप इलेक्शन हार के आते थे, वो इलेक्शन हारने के बाद भी चीफ मिनिस्टर बनते थे, वो काम कांग्रेस ने किए थे। वो कांग्रेस की आपके ऊपर मेहरबानी थी कि आपको यहाँ पे सीएम कैंडिडेट बनाया था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में आपके आने के बाद अगर यहाँ पे संघ और भाजपा ने जन्म लिया, वो गुलाम नबी आजाद साहब के बाद जन्म लिया, अगर उन्होंने श्राइन बोर्ड का मसला नहीं बनाया होता, कश्मीर में लोग मरे नहीं होते, जम्मू में बम बम बोले नहीं हुआ होता, उससे पहले वाले इलेक्शन में आप अगर चेक करेंगे कि भाजपा की कितने सीटें थी और बम बम बोले होने के फौरन बाद कि हाँ जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें बनी, उससे पता चलता है कि इनकी पहले से ही मानसिकता क्या थी, ये करना क्या चाहते थे, इनकी सोच क्या है। उसके यहाँ जम्मू कश्मीर में अगर भाजपा और संघ को पैदा करने वाला कोई है, वो गुलाम नबी आजाद साहब। उससे वो सब जो हुआ था, उससे तो गुलाम नबी आजाद साहब को नुकसान ही हुआ, फायदा थोड़ी ना हुआ था। गुलाम नबी आजाद साहब को नुकसान क्या हुआ? वो उनकी सरकार टूट गई 6 महीने पहले। उनकी सरकार टूट गई, सरकार दोबारा से इलेक्शन हुए। मैं ये कह रहा हूं कि आप आंकड़े चेक कर लीजिए कि उससे पहले वाला जब इलेक्शन हुआ था, जब पीडीपी और कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस इलेक्शन में यहाँ भाजपा की कितनी सीटें थी। और आजाद साहब की सरकार टूटने के बाद जब इलेक्शन दोबारा हुआ, जब श्राइन बोर्ड का मसला बना, जम्मू बंद रहा, कश्मीर बंद रहा, उस इलेक्शन में यहाँ भाजपा की कितनी सीटें आई? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जरा आप जो कहना चाह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ने वो जानबूझ के करवाया था। भाई अगर आप इतने बड़े लीडर हैं तो आपने किया कैसे था? अगर आप इतने बड़े लीडर थे, आपने किया कैसे था? मैं तो कहता हूँ जानबूझ के किया था। मतलब देखिए, अगर इतना बड़ा गुलाम नबी आजाद को क्या फायदा हुआ? वो आजाद साहब को पता होगा उनको क्या फायदा हुआ। अगर नहीं, वो आजाद साहब ने वो किया था, आपने वो क्रेडिट उनको ही तो जाता है। वो कश्मीर में जहाँ 20-30 लोग मरे थे, उसकी वजह से वो क्रेडिट तो सारा उनको ही जाता है, उससे उनको पता चलता है। आपके मुताबिक देवेंद्र सिंह राणा का जो स्टेटमेंट है सब झूठ है, फ्रॉड है? देखिए, वो हमारी पार्टी में नहीं है, ये जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है कि वो हमारे खिलाफ ही बोलेंगे। जिस चीज के लिए वो भाजपा में है, बोला है वो सच है झूठ? वो बिल्कुल सारा झूठ है। मैं वही बोल रहा हूँ कि वो हमारी पार्टी में नहीं है, पार्टी से निकल चुके हैं। अब वो जो स्टेटमेंट देंगे वो पार्टी के खिलाफ ही स्टेटमेंट देंगे, इसीलिए वो भाजपा में है। भाजपा ने इसीलिए उनको लिया है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ स्टेटमेंट दे। लेकिन लोग बड़ी अच्छी तरीके से इस चीज को जानते हैं कि अब वो नेशनल